एवरीबॉडी, नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है सीयूईटी पीजी वाला में। जय हिंद। अ, देखिए, आप सभी की जो आंसर की है वो ऑलरेडी एनटीए ने बहुत सारे इंतज़ार के बाद रिलीज़ कर दी है। और बिल्कुल बेशक हम बहुत बढ़िया डिटेल्ड एक आंसर की का जो पूरा का पूरा एनालिसिस है वो लेकर के आएंगे, लेकिन उससे पहले भाई, क्योंकि आप सभी का जो क्वेश्चन पेपर है पॉलिटिकल साइंस का सीयूईटी पीजी 2025 का, जिसका कि कोड है एग्जामिनेशन कोड या सब्जेक्ट कोड है HUQP 18, उस पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें चैलेंज किया जा सकता है। और क्योंकि चैलेंज करने के लिए क्वेश्चंस को अभी विंडो ओपन है, इसीलिए इस सेशन के थ्रू हम बात करेंगे कि किन क्वेश्चंस को चैलेंज किया जा सकता है और क्यों किया जा सकता है। ठीक है, तो एक ऐसा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स का है, उस क्वेश्चन से हम हमारे किसको उठाते हैं, हमारे इस डिस्कशन को उठाते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास एक स्टूडेंट का जो क्वेश्चन पेपर है वो लग रखा है। मैं यहाँ पे आपके क्वेश्चन की आईडी बताऊंगी, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें सेम क्वेश्चंस होंगे, लेकिन जो सीक्वेंस है वो अलग हो सकता है। तो मेरे यहाँ पे अगर कोई किसी क्वेश्चन का नंबर सीरियल नंबर 3 है, हो सकता है उसका सीरियल नंबर आपके पेपर में 52 हो। ठीक है, करेक्ट। चलिए जी, तो क्या करते हैं, हम देखते हैं सबसे पहले एक क्वेश्चन जिस पर बहुत ज़्यादा ही हड़कंप मचा हुआ है ना। इज दिस क्वेश्चन जो कि 4th नंबर का क्वेश्चन है। थोड़ा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज़रा देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग अडॉप्टेड एन ओपन डोर पॉलिसी, है ना। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस देश ने ओपन डोर पॉलिसी को अडॉप्ट किया है। ये क्वेश्चन किस नंबर का है, ये इस क्वेश्चन का कोड है लास्ट में 422 गाइस। ठीक है ना, क्वेश्चन का जो नंबर या आईडी है इस 422। ठीक है ना, ओके जी। तो क्वेश्चन आईडी इज डॉट 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 422। आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें एनटीए ने जिसको सही जवाब माना है इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना, आईडी कौन सी है, 674 वाली, दैट इज यूरोपियन यूनियन। अब ये क्वेश्चन आप आराम से चैलेंज कर सकते हो, मैं बताती हूँ क्यों। सबसे पहली बात, जो ओपन डोर पॉलिसी है ना, पहले सुन लीजिएगा मैं क्या कह रही हूँ, इसके बाद कुछ कहिएगा। ओपन डोर पॉलिसी जो है वो रिलेटेड है चाइना से। जब भी आप कभी इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं तो ओपन डोर पॉलिसी आप पढ़ते हैं किससे रिलेटेड, चाइना से रिलेटेड। ठीक है ना, तो चाइना के आज़ाद होने के बाद क्या हुआ, देखो चाइना जो है वो कम्युनिस्ट स्टेट है, आप जानते हो। और कम्युनिस्ट स्टेट्स में क्या होता है, इकोनॉमी वगैरह और सारी चीज़ें जो हैं वो पब्लिक या फिर स्टेट की होती हैं, और वहाँ पे इक्वलिटी का बहुत ज़्यादा एक प्रेशर होता है, या कहना चाहिए प्रभुत्व होता है बहुत ज़्यादा, ऐसा कह सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन चाइना ने क्या किया, चाइना ने 1960s और 70s के टाइम पर इकोनॉमिक चीज़ों में कैपिटलिज्म को अपनाया, और बाकी चीज़ों के लिए उसने अपना सोशलिस्टिक या कम्युनिस्ट मॉडल जो है, या मॉइस्ट मॉडल आप कह सकते हो, उसको इंटैक्ट रखा। तो चाइना जो है वो दो धारी तलवार है। जब इकोनॉमिक्स की बात आती है तो वो कैपिटलिस्ट स्टेट की तरह बिहेव करता है, वेयर एज बाकी सारी चीज़ों के लिए कम्युनिस्ट स्टेट की तरह बिहेव करता है। अब इससे पहले कि आप गूगल करें, इससे पहले कि आप चैट जीपीटी या और कोई भी एआई टूल यूज़ करें, और इससे पहले कि आप चिल्लाना शुरू करें कि मैम यूएसए, मैं आपको यूएसए की भी बात बता देती हूँ कि क्या है। यार जब गूगल करते हो ना तो थोड़ा अच्छे से कर लिया करो। ठीक है, यूएसए के साथ क्या है, यूएसए ने भी 1899 के समय पर, मतलब चाइना से काफ़ी पहले, ठीक है, जब चाइना आज़ाद नहीं हुआ था, ठीक है, राइट, 1899 के टाइम पर एक ओपन डोर पॉलिसी या ओपन डोर नोट्स नाम की एक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी थी। अब उस टाइम पे क्या था कि चाइना से काफ़ी ज़्यादा टी का क्या होता था, टी का जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि चाइना में चाय पत्ती जो है वो उगती थी, हाई क्वालिटी की उगती थी। अब जो यूरोपियंस हैं, वेस्टर्न कंट्री के लोग हैं, उनको इसकी आदत हो चुकी थी और अच्छा खासा बिजनेस था। अब अमेरिका को लग रहा था कि यार ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अगर इनका मोनोपोली होगा चाइना के साथ ट्रेड करने का तो हम तो ट्रेड कर नहीं पाएंगे चाइना के साथ, है ना, और हम एक्सक्यूज मी हम प्रॉफिट कमाने से रह जाएंगे, पीछे छूट जाएंगे।
तो चाइना ने एक ऐसा पॉलिसी प्रपोज किया था कि भाई ओपन डोर नोट्स या ओपन डोर पॉलिसी के नाम से कि चलो सारे देश मिल करके चाइना के साथ अपना बिजनेस या ट्रेड इक्वली करते हैं। ऐसा ना हो कि किसी एक ही देश को अलाउ हो चाइना के साथ ट्रेड करना, सो दैट वो जो फायदा मिल रहा है ट्रेड का चाइना के साथ, उस फायदे को सभी बराबर से क्या कर पाए, बांट पाए। हालांकि अब वहां पे क्या हुआ कि ये पॉलिसी कभी एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, क्योंकि भाई कोई क्यों चाहेगा कि उसका कंट्रोल चाइना से हटे और उसको जहां 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था उसका प्रॉफिट घट करके 100 रुपए या 10 रुपए ही हो जाए। व्हाई वुड समबडी वांट दिस? ओके, तो ये जो यूएसए ने प्रपोज किया था पॉलिसी को, वो कभी एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। ओके, तो अगेन एक और स्ट्रॉन्ग रीजन ये भी है कि जो यूएसए है विल नॉट बी द करेक्ट आंसर। द मोस्ट प्रिसाइज आंसर विल बी चाइना। चाइना की ओपन डोर पॉलिसी है, आप गूगल करके देखो, आप किताबों में देखो, आपको हर जगह ये पॉलिसी मिल जाएगी। और जब भी आप कभी इंडिया एंड चाइना के रिलेशन पढ़ते हो और कंपैरिजन पढ़ते हो कि वाई चाइना हमसे 2 साल बाद आज़ाद हुआ है, हमसे 2 साल बाद एक इंडिपेंडेंट चाइना की नींव रखी गई है, 2 साल बाद चाइना हमसे कॉलोनियल पावर से क्या हुआ है, स्वतंत्र हुआ है, आफ्टर दैट टू, उसके बाद भी क्यों चाइना हमसे ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप हुआ, वहां पे चाइना की ओपन डोर पॉलिसी का डिस्कशन होता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल बेधड़क जाइए एंड जो क्वेश्चन आईडी है 422 उसको चैलेंज करिए। ठीक है, एंड इसका करेक्ट आंसर होगा चाइना, और चाइना का ऑप्शन आईडी क्या है, 673। ठीक है ना, ऑप्शन 1 की आईडी क्या है, 673 वाली जो आईडी है ये सही जवाब होगा। ठीक है, आगे समझ। चलिए अब एक और क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वैसे इस बार सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो चैलेंज करने लायक नहीं है, बट जो हैं वो हैं। ठीक है, चलो अब चलते हैं एक और क्वेश्चन पर, विच इज़ 59 नंबर का क्वेश्चन, क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन है। और यहाँ पे एनटीए ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि एनटीए चाहता तो ये गलती नहीं करता। ठीक है, आइए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपको 4 इवेंट्स दिए गए हैं, उन्हें क्रोनोलॉजी में लगाना है। ये क्वेश्चन जो है वो उसकी आईडी है लास्ट में 427। इतने से आपका काम चल जाता है, इतना लंबा याद रखने की आपको जरूरत नहीं, 427 बस याद रखो। ठीक है, नाउ यू हैव ऑप्शंस में दादर एंड नागर हवेली जो है वो यूनियन टेरिटरी की तरह इंडिया में कब शामिल हुई या शामिल हुई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को क्या किया गया, ख़त्म किया गया। प्रिवी पर्स को ख़त्म किया गया एंड जो वोटिंग एज है वो रिड्यूस कर दी गई 21 साल से 18 साल। ओके, अब इसे आपको क्रोनोलॉजी में जमाना था। एनटीए के हिसाब से जो करेक्ट आंसर माना गया है इज ऑप्शन नंबर 2 गाइस। ठीक है, ACBD। ठीक है, राइट, आईडी क्या होगी 694 वाली। ओके, तो एनटीए ने कहा कि सबसे पहले क्या हुआ, दादर एंड नागर हवेली में, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करूंगी ताकि आपको दिखे पूरा। ठीक है, तो एनटीए के हिसाब से इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 ACBD। सबसे पहले दादर एंड नागर हवेली यूनियन टेरिटरी बना। ओके, देन फिर प्रिवी पर्स एबॉलिश हुआ, देन इलेक्शन ट्रिब्यूनल एंड देन वोटिंग एज 21 से 18 हो गई थी। ठीक है, बट आप देखो अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पे लगाओ तो येस इट इज़ ट्रू कि जो हमारी वोटिंग एज है 21 से 18 वो बहुत बाद में हुई है। ठीक है, राइट, वो बहुत राजीव गांधी की सरकार के दौरान हुई थी। ठीक है, करेक्ट, तो डी तो लास्ट में आएगा। ओके, लेकिन आप जब देखोगे कि प्रिवी पर्स जो है वो एक्चुअली 1971 के टाइम पर एबॉलिश किया गया है। ठीक है, जो प्रिवी पर्स है वो क्या है जी, वो प्रिवी पर्स जो है वो 1971 के दौरान एबॉलिश किया गया है। ठीक है, करेक्ट, लेकिन जो क्या है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं, ठीक है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं, इनको एबॉलिश किया गया था कब, इसको एबॉलिश किया गया था 19th अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, 19वें नंबर का जो अमेंडमेंट था उसके द्वारा। कौन से साल में किया गया था, 1966 में ही कर दिया गया था। ठीक है, राइट, एंड दादर एंड नागर हवेली तो भैया जो है वो तो सबसे टॉप पर होगा ही। ठीक है, राइट, क्या होगा, वो तो सबसे टॉप पर होगा ही। ठीक है जी, करेक्ट। चलिए, तो दादर एंड नागर हवेली 1961 में, ठीक है, 1961 में हुआ, ये 1966 में, 1971 में। एंड वोटिंग एज कब घटाई गई थी भाई, वोटिंग एज कब घटाई गई थी बताइए जल्दी से।
आप बताइए। हाँ जी, ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो 1988 में, ओके, तो टेक्निकली इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? ए के बाद बी के बाद सी एंड सी के बाद डी, ठीक है, यही होना चाहिए क्रोनोलॉजिकली। एंड करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1। तो बिल्कुल पूरे बेधड़क तरीके से इस क्वेश्चन को भी चैलेंज करिए, क्योंकि सही जवाब जो है इस क्वेश्चन का वो ABCD होगा, ना कि ACBD होगा। ठीक है जी, करेक्ट। तो यही दो क्वेश्चन जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज मुझे लगे, जिन्हें चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, अब एक वो मॉर्गेनथाउ वाला क्वेश्चन आया था, नेशनल इंटरेस्ट वाला और वाला, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम स्टेटमेंट 1 जो है उसे चैलेंज नहीं कर सकते हैं, कि ह्यूमन नेचर जो है वो अनचैलेंजेबल है। भाई पूरा स्टेटमेंट तो पढ़ो, उसमें कहा गया था कि मॉर्गेनथाउ अज्यूम करते हैं कि जो ह्यूमन नेचर है वो अनचेंजेबल है, सॉरी चैलेंजेबल नहीं, चेंजेबल है। और वो होता कैसा है ह्यूमन नेचर? तो सेल्फिश होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है। तो येस, इट इज़ ट्रू, क्योंकि मॉर्गेनथाउ कहता है ना कि इंसान का जो व्यवहार है वो तो बुरा ही है ना, इनेट तरीके से बाय डिफॉल्ट इंसान जो है वो सेल्फिश टाइप का होता है, पावर सीकिंग होता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी चैलेंज करने के लिए नहीं है। ये दो क्वेश्चंस हैं मेरी समझ में जिन्हें चैलेंज बिल्कुल किया जा सकता है विथ आप कह लीजिए प्रॉपर एविडेंस या विथ लॉजिकल जो बातें हैं उसके आधार पर। ठीक है, आप चाहें तो स्वयं से भी गूगल करके एक बार इन बातों को वेरीफाई कर सकते हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। बट येस, दीज आर 2 क्वेश्चंस। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैलेंज करिए, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगने हैं, हर क्वेश्चन के 200 रुपीज़ लगते हैं। आप चाहें तो एक क्वेश्चन, आप चाहें तो दोनों क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हैं, 400 रुपीज़ लगभग आपके लगने वाले हैं। लेकिन अगेन ज़िंदगी का सवाल है, इट विल नॉट बहुत ज़्यादा कोई आपके पॉकेट पर बहुत ज़्यादा वजन नहीं डालेगा, क्योंकि जब बहुत क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन मान लीजिए चैलेंज करने के लिए हो जाते तब तकलीफ होती। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही बेहतरीन सेशंस के लिए। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन।